Namaskar, dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying your vacations with Har Ghar Pathshala link. You are studying hard. I know it very well. So, students, we are discussing about power sources, and in previous videos we have studied about conventional and non-conventional resources of energy. So, today I will start with non-conventional resource, that is, we already have discussed about solar energy, wind energy, nuclear power. So today we will study about जियोथर्मल एनर्जी, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं. तो ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी होती है जो कुछ स्थानों पे बाहर निकलती है और पानी को गर्म कर देती है, और जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी. सो द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर. जितना हम गहरे जाते हैं उतना ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है. सो कई जगहों पे क्या होता है? समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. कई बार गर्म जल की धाराएं निकल आती हैं, और यहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिया भी गया है. ये चित्र मणिकरण का है. मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, और वहां पे ये गर्म पानी के चश्मे हैं, और इतने गर्म है कि यहां इस पे भोजन भी पकाया जा सकता है. यहां पे देखिए, सीधा सगलों में चावल डाल के, बड़े बड़े पॉट्स में चावल डाल के पानी में डाल दिए जाते हैं और वो पक जाते हैं. यू कैन सी अ पिक्चर हेयर. यहां पर जियोथर्मल एनर्जी को किस तरह से यूज किया जाता है उसका एग्जाम्पल दिया गया है. इस तरह पृथ्वी से ये स्टीम के रूप में निकल रही है, परंतु यहां पे पाइपों के माध्यम से उसको टरबाइन तक ले जाया गया, और इसने टरबाइन को घुमाया. द टरबाइन इज कनेक्टेड विद जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो जब आपने हाइडल एनर्जी की बात की, जिसे हम जल ऊर्जा कहते हैं, जल विद्युत, और हमने विंड एनर्जी की बात की, उसमें भी हम क्या कर रहे थे? टरबाइन को ही घुमा रहे थे, और वो टरबाइन जनरेटर के माध्यम से विद्युत पैदा कर रही थी. तो यहां पे हम जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग करते हुए टरबाइन को घुमाते हैं और विद्युत पैदा करते हैं. और यूएसए हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका. इन जगहों पे विश्व में बहुत बड़े बड़े जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं. और भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पुगा वैली में इस तरह के संभावनाएं हैं, और जिसको हम थोड़ी बहुत यूज भी कर लेते हैं. टाइडल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स. जो समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा होता है, लहरें उठती हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो हम उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं. और इसमें क्या किया जाता है? टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. ड्यूरिंग हाई टाइड, एनर्जी ऑफ दिस टाइड इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन. अल्टीमेटली करना क्या है? उस एनर्जी का प्रयोग करते हुए टरबाइन को ही घुमाना है, और वो टरबाइन आगे जनरेटर्स के साथ जुड़ी होती है. और विश्व की बात करें तो रशिया, फ्रांस और भारत में गल्फ ऑफ कच्छ, जिसे हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं, वहां पे टाइडल मिल फॉर्म्स लगे हुए हैं. सो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा बायोगैस. ये भी एक किस्म का नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है. इतना ज्यादा इसका दोहन नहीं हुआ है, परंतु अब इसके ऊपर भी सोचा जा रहा है. ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैशियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस. मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, हमारी रसोई से निकलता है, हमारे सब्जियों के का वेस्ट है, रसोई का वेस्ट है, पशुओं का गोबर वगैरह है, डेड प्लांट्स हैं, पत्ते वगैरह हैं, उनको इस जो भी ये वेस्ट होगा उसके लिए इस तरह से टैंक बनाया जाता है, और उसके अंदर ये वेस्ट डाला जाता है. अब क्या होगा? इसमें जो उस वेस्ट के सड़ने से गैस बनेगी, उसको पाइप्स के द्वारा किचन में ले जाया जा सकता है, और उसके माध्यम से टरबाइन्स को घुमाया जा सकता है, जिससे हम विद्युत पैदा कर सकते हैं. जो वेस्ट बचेगा वो अपने आप में मैन्योर होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मतलब जैविक खाद होती है. तो इसके दो फायदे हैं. एक तो हमें गैस मिल गई, ऊपर से बड़ी ही उपजाऊ
ऑर्गेनिक खाद मिल गई, हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ा। सो बच्चों, इस तरह के प्लांट्स गांव में कई घरों में लगाए गए होते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर, हमारे आसपास आपने देखा कि काफी एनर्जी है, परंतु इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी हार्नेस दिस एनर्जी। इस एनर्जी को किस तरह से हम इसका दोहन करते हैं, इसको यूज करते हैं, और ये सारा प्रोसेस बड़ा ही कॉस्टली होता है। ये कोई आसान काम नहीं है इतना बड़ा प्लांट लगाना। अगर हम ऊपर के प्लांट्स की बात करें, परमाणु ऊर्जा पैदा करना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें, हम हाइडल एनर्जी की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, तो ये सारी की सारी एनर्जी हमारे आसपास है, परंतु इसको यूज करके विद्युत में कन्वर्ट करना बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम इस एनर्जी को बचाएं, वेस्ट करने से बचाएं, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये हम तक पहुंचती है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, जितनी हम बचा लेंगे उतनी इसका मतलब हमने पैदा कर ली, उतनी हमें कम पैदा करनी पड़ेगी। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था। सो स्टूडेंट्स, लेट्स revise this chapter. We discussed about conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. अब conventional sources की बात करें तो one was oil, natural gas, firewood, coal, hydel power. अब इन सब की बात करें तो इनमें एक एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो तो ये है कि हमें ये अवेलेबल हैं, पुराने समय से यूज़ करते आए हैं। इसके बारे में, इसको जैसे ऑयल और गैस की बात करें तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी है। जो नेचुरल गैस है ये तो चीप भी पड़ती है और मतलब सस्ती पड़ती है, चीपर देन ऑयल है। और अगर हम फायरवुड्स की बात करें तो इजी एक्सेस है, मतलब आसानी से मिल जाती है। कोयला है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा है। और अगर हम हाइडल पावर की बात करें तो पानी भी बहुत ज़्यादा है। परंतु इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ऑल दीज सोर्सेज आर लिमिटेड। इसको आप समझ पा रहे हैं? ऑल दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत ही कम हैं, कम हो रहे हैं धीरे धीरे। नंबर 2, इनसे पोल्यूशन होता है। अगर हम इस हाइडल पावर को छोड़ दें तो बाकी तीनों से, कोल से, फायरवुड से, ऑयल से और नेचुरल गैस से पोल्यूशन होता है। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर रहे हैं। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और बायोगैस की बात हुई। सो स्टूडेंट्स, जितनी ये एनर्जीज हैं, इन सब का एक फ़ायदा ये है कि ऑल ऑफ दीज आर नॉन पोल्यूटिंग, इनसे पोल्यूशन कम होता है। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव डिस्पोज निकलता है, जिसको डिस्पोज ऑफ करना थोड़ा हानिकारक होता है। परंतु बाकी की बात करें हम, सोलर एनर्जी से कोई प्रदूषक नहीं निकलता, टाइडल एनर्जी से कोई प्रदूषक नहीं निकलता, बायोगैस से भी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। और इसका एक और फ़ायदा यह है, ऑल दीज सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब असमाप्य हैं, जो हमेशा रहेंगे। जो डिसएडवांटेज थे कन्वेंशनल सोर्सेज के, वही हैं एडवांटेज हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के। परंतु अब इसके भी अपने डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि एनर्जी तो हमारे आसपास हर जगह है, परंतु इसको विद्युत में कन्वर्ट करना या उसको अपने उपयोग के लिए प्रयोग करना बड़ा ही खर्चीला काम है। तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ कॉस्टली टू सेटअप। परंतु एक बार जब इनको सेट कर दिया जाता है तो उसके बाद ये बड़े ही यूजफुल साबित होते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो ये, इसका फायदा यह है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी पैदा करेगा, परंतु ये रेडियो एक्टिव वेस्ट देगा, जिसको डिस्पोज करना मुश्किल होता है, एक्सपेंसिव है। बायोगैस की बात करें, लो कॉस्ट है, इसको आसानी से हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब पर्यावरण में थोड़ा ये आसपास के इलाके में गर्मी पैदा करता है। जियोथर्मल एनर्जी है, ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, मतलब कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है, परंतु ये बड़े ही कम एरियाज में होता है और इतने रिमोट एरियाज में होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। सो बच्चों, अब हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज और कन्वेंशनल सोर्सेज के
एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिए, दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर ओन विजडम दैट हाउ वी यूज देम। हमें इन दोनों में एक बैलेंस बना के ऐसे यूज करना है कि हम इनको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्रिजर्व करें, सो दैट वी कैन प्रिजर्व इट फॉर आवर कमिंग जनरेशंस, और हमारी अपनी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कार्यपत्र को जरूर हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।